Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alham Dynamic World. I am your chemistry teacher, Abizan Chemist. Let's forward to our next lecture, that is nucleic acids. तो अब हम फोर्थ बायोमैक्रोमोलिक्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम न्यूक्लिक एसिड्स है। और ये न्यूक्लिक एसिड्स जो है, इसकी दो टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए, जो कि आप अक्सर ये वर्ड सुनते भी हैं साइंस के स्टूडेंट्स, और छोटी क्लासेस में भी आप ये पढ़ते हैं। अब जो डीएनए है बेटा, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और जो आरएनए है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर डीएनए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि 2018 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ठीक है, और तो इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या हेडिंग्स आएंगी, और इसमें हमने क्या क्या चीजें बतानी है, इसके बेसिक्स क्या है, तो आइए इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स की जब हम बात करते हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन में अगर हम जाएं, तो वो इसमें ये बात कहता है कि जो बेटा न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये ऐसे एसिड्स सब्सटेंस होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियस से रिलेट करके इन एसिड्स का नाम रखा गया है न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक न्यूक्लियस बनाया है। सेल के अंदर आपने देखा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर एक मेन पोर्शन होता है, एक सेंटर पोर्शन होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और वैसे भी न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर। अब उसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेनली जो डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, आइए उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो दीज आर द एसिड्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम यहाँ पे वो आपकी बुक में जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसमें बता रहा है कि इट इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लिविंग सेल। क्यों ऐसा क्यों है, ये एसेंशियल कंपोनेंट क्यों है बेटा? क्योंकि जो एक सेल का सेंटर है वो है न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो है उसका डीएनए। इट्स मीन कि जो उस सेंटर के अंदर जो प्रिंसिपल बैठा हुआ है, लाइक एक एकेडमी है, और उसका जो सेंटर है वो ऑफिस है, और ऑफिस का सेंटर में कौन है, वो प्रिंसिपल। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन उसको पास कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो एटम का न्यूक्लियस होता है, वो पूरे सेल की एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। उस सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म और सिंथेसिस और एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है बेटा? उसको डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। और डीएनए के अंदर कौन होता है बेटा? डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि न्यूक्लियस में होता है। अच्छा जी, एसेंशियल कंपोनेंट क्यों है ये मैंने बता दिया, क्योंकि ये ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अच्छा, यहाँ पे दो तीन टर्म्स हैं जो कि आगे आप पढ़ेंगे एक साइड नोट में, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। ये क्या चीजें होती हैं? तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए अपनी कॉपीज बना रहा है। तो डीएनए से डीएनए बना, दैट इज रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए जब वो डीएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, लेकिन डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता, बल्कि उसको एक मैसेंजर की जरूरत होती है, ठीक है। और वो मैसेंजर कौन है? आरएनए। और आरएनए जाके वो प्रोटीन्स फॉर्मेशन करवाता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए। तो फिर आरएनए, डीएनए से डीएनए बनना, उसे ट्रांसक्रिप्शन, फिर डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन बनना, दैट इज ट्रांसलेशन। क्लियर? तो पर ये बायो के टर्म्स हैं ज्यादा इसमें। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो किन चीजों से बनी हुई है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल्स, कंपोनेंट क्या है बेटा? तो न्यूक्लिक एसिड्स के जो कंपोनेंट हैं वो है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अच्छा जी, अब उस न्यूक्लियोटाइड्स के जो हमारे पास उस न्यूक्लियोटाइड्स के तीन कंपोनेंट हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है नाइट्रोजनस बेसिस, नंबर 2 पे आ जाता है पेंटोज शुगर, और नंबर 3 पे आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, जिससे ये न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। अच्छा जी, अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ये क्या होती हैं, ये कितनी होती हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? पेंटोज शुगर का क्या चीज है, फॉस्फेट ग्रुप क्या चीज है? तो बेटा यहाँ पे
मैंने एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है नाइट्रोजनस बेसिस। बेटा नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये बेसिस होती हैं जो कि उस डीएनए को जोड़ के रखती हैं, ठीक है, जो कि आगे हम डीएनए पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस तरह से आपस में कंबाइन होती हैं। ये नाइट्रोजन बेसिक जो बेसिक फोर ज्यादातर होती हैं साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड थायमिन, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाता है कि पेंटोज शुगर और फिर फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर वर्ड पेंट से निकला, पेंटोज मतलब 5 कॉर्नर रिंग, ठीक है। तो कार्बन की 5 कॉर्नर रिंग होती है जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। और जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि कार्बन 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन्स हैं, ठीक है। और इसकी एक रिंग बनी हुई है जिसके कार्बन नाइट्रोजनस बेस लगी होती है और यहाँ पे इसके आगे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो पेंटोज शुगर के साथ कौन अटैच हुआ होता है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है, जो कि ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? डीएनए की बैकबोन बनाती है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ जब हम आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द डीएनए एंड द सेकंड वन इज आरएनए। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए? तो डीएनए मीन स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इस डीऑक्सी को निकाल दें तो जस्ट क्या रह जाएगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उसको हम क्या कह देते हैं? आरएनए कह देते हैं। 2013 में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, और फिर 14 में आया कि राइबोन्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो चलिए जी, अब हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, इसको हमने डीएनए को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। 2018 में लॉन्ग क्वेश्चन आया था, तो अब आते हैं कि इसमें हमने क्या क्या हेडिंग देनी है। सबसे पहले आप बताएंगे, जैसे कि आपकी बुक में बताया हुआ है कि इसको डिस्कवर किसने किया, और ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। हु डिस्कवर द डीएनए? देयर आर टू साइंटिस्ट, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, जो कि बुक में लिखा है जे वाटसन एंड एफ क्रिक। इन 1953 इन्होंने क्या किया था? डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। और कहां पे किया था? फर्स्ट जो न्यूक्लिक एसिड कैसे डिस्कवर हुआ था ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फिर सेकंड टाइम्स भी जो है वो फिश का स्पर्म सेल्स, उसमें भी हमने न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिस्कवर किया था। पर अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, और उसमें अरेंजमेंट जो है बेसिस की वो किस तरह से आती है। तो आप ये देखें, वो ये बता रहा है बुक में कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है? डबल स्ट्रैंडेड मतलब उसमें टू स्ट्रैंड्स होंगी, टू चेन्स होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है कि टू चेन्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। और वो जो टू चेन्स हैं वो आपस में लिंक्ड कैसे होती हैं? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। हर स्ट्रैंड्स के ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस लगी होती है और वो उन स्ट्रैंड्स को क्या करती हैं? वो आपस में जोड़ देती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे वर्ड हेलिकल का आप समझिए, आपने बचपन में स्प्रिंग लाइक कुछ टॉयज देखे हैं, स्प्रिंग को ही आप एग्जांपल ले लेते हैं। स्प्रिंग कैसा होता है? बिल्कुल ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसका। तो बिल्कुल डीएनए भी इसी तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और क्रोमोसोम्स के ऊपर लिपटा होता है। तो स्ट्रक्चर में हमने ये बता देना कि इट इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। आप ये देखें कि यहाँ पे इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज भी है कि डीएनए के मेन दो कंपोनेंट हैं। एक है उसका उसकी बेस, उसकी बैकबोन, डीएनए की बैकबोन। तो बेटा ये जो स्ट्रैंड है ना डीएनए का, इसको हम बैकबोन कह रहे हैं, ठीक है। और ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल आरएनए में भी यही तीन चीजें होती हैं। उसमें से ये जो दो चीजें हैं, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या बनाती हैं? बैकबोन बनाती हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इसकी बैकबोन बनाते हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट है जिसको हम बेसिस कहते हैं, ठीक है, गवानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमिन, तो ये इसके ऊपर मौजूद होती हैं और आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर आपस में लिंक कर जाते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। अच्छा, इसको याद कैसे करना है? ये आप याद कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप ए, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वैसे लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इसको हम मैंने बता दिया कि आप याद कैसे रख सकते हैं इजी वे में। अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए है वो किस तरह से उसके अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन किस तरह से स्टोर होती हैं, और उसको हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। क्यों हम डीएनए को ही क्यों जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं?
तो क्योंकि बेटा जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, जितनी भी सेल्स की इंस्ट्रक्शंस है, सेल के अंदर होने वाली जो इंस्ट्रक्शन है, जो या फिर जो नया सेल बनने वाला है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन और किस टाइप की बनेगी और किस तरह से बनेगी, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होती हैं? डीएनए में होती हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। इसमें आपने 2 वर्ड बुक में देखेंगे कि डीएनए ही ये डिसाइड करता है कि जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट होगा, वो ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल होगा, या वो ऑर्गेनिज्म कोई माइक्रोब्स होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डीएनए डिसाइड करेगा। और डीएनए ही ये डिसाइड करेगा कि वो जो न्यू प्रोड्यूस होने वाला जो सेल है वो सेल नर्व सेल होगा या वो सेल मसल्स का सेल होगा। ये सारा कौन डिसाइड करेगा? डीएनए। दैट्स व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। अब ये जो डीएनए है डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन बनाता है, ये किस तरह से बनाता है? बिल्कुल ऐसे ही आपको एक स्ट्रक्चर में एक सीक्वेंस नजर आ रहा होगा कि साइटोसिन के सामने ग्वानिन आना है और थायमिन के सामने एडेनिन, जिस तरह बताया गवर्नमेंट कॉल इट टाउनशिप ए। अगर ये सीक्वेंस इस तरह रहेगा तो प्रोटीन बिल्कुल सही बनेगी। अगर ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसमें एरर आ जाएगा, जिसके रिजल्ट्स में डिसऑर्डर्स पैदा होंगे, नई नई डिजीज पैदा होंगी, कैंसर होगा। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इस सीक्वेंस को मेंटेन रखना है। अगर वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? उसमें एरर आ जाएगा और क्या आ जाएंगी? जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, लाइक दैट शुगर एंड कैंसर। अच्छा जी, अब जो डीएनए है वो जो प्रोटीन बनवाता है वो किससे बनाता है? बिल्कुल ये ऐसे, एक मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ, स्टोरी बताता हूँ कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का जो मालिक है उसने क्या करना है, उसने अपनी फैक्ट्री में नई नई चीजें बनवानी है, लेकिन वो किस नक्शे की बनवानी है? वो क्या करेगा? अपने मैसेंजर को भेजेगा, अपने नौकर को भेजेगा, तो वो नौकर को अब सारे नक्शे देगा कि इस नक्शे के बेस पे आपने जो है वो नई चीजें वहां पे प्रोडक्ट्स डिजाइन करवानी है। तो वो जो मालक है वो डीएनए है और जो नौकर है वो आरएनए है, और वो जो इंस्ट्रक्शन लेकर जा रहा है और जो नई चीजें बनवा रहा है वो प्रोटीन बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, डीएनए क्या करेगा? आरएनए को भेजेगा फैक्ट्री में ताकि वहां पे क्या बनाई जाए? न्यू प्रोटीन बनवाई जाए। तो डीएनए आरएनए को वो इंस्ट्रक्शन सारी देकर सेल्स में भेजते हैं, और वहां पे सेल्स में जो राइबोसोम्स होती हैं जिनको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, वो वहां पे प्रोटीन डिफरेंट स्टाइल्स की बन जाती हैं वहां पे उसके मुताबिक। तो आरएनए एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और जैसे कि यहाँ पे वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप में पूछता है कि हाउ कैन यू से दैट आरएनए इज अ मैसेंजर। तो आप इसको किस तरह से बताएंगे? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आरएनए क्या करता है? डीएनए के मैसेजेस को लेकर जाता है, दैट्स व्हाई इट इज अ मैसेंजर। अब वो जो सारी इंस्ट्रक्शन डीएनए से मिलती है उसके वो 3 काम करते हैं आरएनए। नंबर 1 वो उसको रिसीव करते हैं, नंबर 2 उसको वो रीड करते हैं, और नंबर 3 उसको वो डीकोड करते हैं। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स हैं, ये आपने लिखने हैं। इसके बाद वो क्या करता है? ये 3 काम करने के बाद वो न्यू प्रोटीन क्या करता है? सिंथेसाइज करवाता है। क्लियर जी? और ये 2018 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में शॉर्ट क्वेश्चन किया गया था। तो बेटा ये आरएनए का फंक्शन है। तो नीचे वो लिखा हुआ है इसका किस तरह से रिदम होगा। अब बोर्ड में बाजू का ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो उसमें फिर आपने लाइन लगानी है और आपने बताना है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए जो है वो उसमें वो आरएनए को रोल कर रहा होता है और उससे सारे काम करवा रहा होता है। क्लियर जी? डीएनए की कंपोजिशन जो है वो किन किन से बना होता है? वो इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियर बेसिस। जबकि जो आरएनए होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना होता है? राइबोज शुगर से मिलकर बना होता है। क्लियर जी? तो इस तरह से आपने फिर वहां पे आपने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देना है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और ये डीएनए से ही बनता है। कैसे बनता है? ये देखें जी, ये डीएनए है, सबसे पहले इसके स्ट्रैंड ओपन होगी, रीओपन होने के बाद इसके जो स्ट्रैंड होंगे एक्ट एज ए टेंपल, और यहाँ पे इस तरह से सिंथेसाइज होगा, फिर वो परमानेंट होकर तो बाद में ये इससे आजाद हो जाएगा और ये आरएनए बन के और ये दोबारा से इसके स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आरएनए से डीएनए से आरएनए बना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है जी? तो साइड में एक नोड भी है, वो कैंसर कैसे प्रोड्यूस होता है? तो वही उस सीक्वेंस में डिस्टरबेंस से कैंसर हो जाता है। वो सर सीक्वेंस कैसे डिस्टर्ब हो सकता है? या तो हमारे ऊपर कोई हैवी रेडिएशंस पड़ रही है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, हम किसी रूम में गए हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल पड़ा है,
उससे भी जो है वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है, या हमने कोई चीज ऐसी खा ली है, ठीक है, या कोई डिजीज ऐसी हो गई जिससे ये डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ओके बेटा, साथ साथ बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए कैसे हैं वो मैंने साथ साथ बता दिया। दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।